बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी बरादरी का मशकूर हूँ कि आज आप यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं और आज आज़ादी सहाफ़त का भी दिन है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही करें। एक तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम हर आपकी जो नोबल काज है, जो आपके इश्यूज़ हैं, इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ खड़े हैं। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी को आपने परखना है, किसी के बारे में आप डिसीजन करना है, तो उसके माजी को ज़रूर देखें। तो आप सबको ये बात मालूम है कि जब तहरीक इंसाफ कुछ कदम लगा रही थी मीडिया पे, तो मैं सहाफ़ी एज ए गवर्नर होते हुए भी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा था और उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया था। लेकिन हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है कि अगर एक सहाफ़ी जो है तनकीद करता है तो उसको वो मुखालफत समझते हैं, उसको कहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती होगी। हालांकि सहाफ़ी जो है दो पार्टियों को, दो लोगों को खुश नहीं कर सकता। कभी किसी के बारे में तनकीद भी करेगा, कभी कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करेगा। तो हमें अपने आप में टॉलरेंस जो है, बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। और जब तक आप कुव्वत बर्दाश्त पैदा जो है वो नहीं करते, तो फिर ना मुल्क में तरक्की हो सकती है, ना मुल्क में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो सकती है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं कुछ सहाफ़ी जो हैं वो, उनको पता था कि अगर चौधरी सरवर दा फ़ोन करवाना है तो ये बारे थोड़ा जा नेगेटिव लिखो। और मगरब में आपको बताऊँ ये होता है कि जो सबसे पहले हमारे एक फर्स्ट मिनिस्टर थे, हमारे दोस्त थे, उसका पार्टी मेरी से ताल्लुक़ नहीं था, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह उनको कहता हूँ कि मेरे बारे में जो उसने अच्छा लिखा है उसकी भी मुझे नोट्स दो, जिसने बुरा लिखा उसको भी दो। तो जिसने बुरा लिखा हुआ होता था तो मैं उसको पहले फ़ोन करता था, ताकि उनको कहूँ भाईजान की गुस्साखी होगी है, कोई गलती होगी है तो माफ़ कर दो। सो तनकीद जो है मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करनी चाहिए। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रही है। जब मैं इक़्तिदार में होता हूँ तो उस वक़्त भी मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। बल्कि मैं तो पाकिस्तान में मैंने जो तजर्बा किया है, लोग ये कहते हैं कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो लोग आपके दोस्त होते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जब आप अपोजिशन में चलते हैं तो आपको कोई पूछता नहीं है। लेकिन यकीन माने कि मेरा तजर्बा बिल्कुल उल्ट है। मैं जब इक़्तिदार में नहीं होता तो सहाफ़ी भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लोग भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसकी एक वजह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो जड़ा पंजाबी च कहते हैं ना, गर्दन च सरिया, अगर गर्दन सरिया ना आवे तो फिर लोग तुहानू इक़्तिदार जदों छड्डदे उदों भी प्यार करते हैं। इस वास्ते मैं सहाफ़ियां नू यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आपका साथ देगी और आपके शाना बशाना जो है ह्यूमन राइट्स इशू पे आपके शाना बशाना खड़ी होगी। तो जब से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ हूँ, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारा यूथ, हमारी ख़वातीन, हमारी मिनॉरिटीज़ बरादरी, हमारी लायर्स फोरम के लोग, हमारे उलमाए कराम बड़ी तादाद में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत जो है वो कर रहे हैं। और जो थोड़े लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो दिल बर्दाश्ता हो गए थे, या वो समझते थे कि हमें जो इज़्ज़त जो है पार्टी को देनी चाहिए नहीं मिलती थी, अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो सारे जो हैं हमारे साथ माशाअल्लाह वापस जो हैं आ रहे हैं। और इसकी एक मिसाल अभी हमारे सामने है। ये यंग मैन हमारे
ख्वाजा रमेज़ हसन साहब, माशाल्लाह इन्होंने कहा कि मैं एक्टिवली अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए काम जो है वो करना चाहता हूँ। तो इसके अलावा एक बात मैं ज़रूर मीडिया के दोस्तों से गिला करूँगा कि अगर मेरे इधर दाएं और बाएं दो बंदे मैं बैठा लूँ जो MPA रहे हैं या एक्स MPA हैं और आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने माल बनाया है और बनाते हैं, ये अगर कोई किसी को ठेका देते हैं तो उसमें से 15-20% ना लें तो इनके वो ठेका हलाल नहीं होता। तो बड़ी हेडलाइन आप लगाएंगे कि बल्ले बल्ले भी फलां बंदे पाकिस्तान मुस्लिम में शामिल होगा। भाई मेरे साथ सैकड़ों यूथ डेली शामिल हो रहे हैं, कोई नहीं लिखता अखबार में कि भाई इतने 100 बच्चा या 200 बच्चा नौजवान जो है वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू देखकर मेरे साथ शामिल हो रहा है कि आप मुल्क के लिए डिलीवर कर सकते हैं, आपके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मेरी जो मंशा है या मेरी जो ख्वाहिश है या मेरी जो विज़न है ये इलेक्टेबल को परस्यू करने की नहीं है। मेरी विज़न एक सियासी जमहूरी जमात बनाने की है, एक तंजीम बनाने की है, और वो तंजीम वो सियासी जमात वो जमात होगी जिस तरीके से यूरोप में सियासी जमातें एक्ट करती हैं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ का जो पार्टी का लीडर होता है वो भी अपने आप को पार्टी का टिकट जो है वो नहीं दे सकता, उसको भी अपने पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं सॉरी जी, एक मिनट के लिए चौधरी शाफे साहब तशरीफ़ ले आए माशाल्लाह। सॉरी जी, चौधरी शाफे हुसैन साहब की कोई एक मीटिंग थी जिसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई और हम आपको ज़्यादा डिले करके परेशान भी नहीं करना चाहते थे। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम आपका जो वक़्त है उसकी कितनी कदर करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी जनरल शाफे हुसैन साहब थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया। और ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह शाफे हुसैन साहब सख्त जब से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा इन्होंने संभाला है, दिन रात जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और हमारा माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ज़बरदस्त टीम के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो सैकड़ों लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मीडिया के लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया में हेडलाइन जो है नहीं मिलती। तो आप भाई एक बात ज़रूर करें कि सब इंसान बराबर हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे कि इस पार्टी की तंजीम बनाने में हमारे मुआवन साबित हो रहे होंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की कि किस तरीके से वहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं और क्या वजह है कि वहाँ का निज़ाम जो है जमहूरी निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ की मेन ख़राबी क्या है, जो असल वजह है या जड़ है जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा, उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर पार्टी का टिकट जो है, चाहे MNA का है चाहे MPA का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी का लीडर डिसाइड करता है। पूरी जमात एक तरफ खड़ी हो, लीडर कहे कि नहीं मैंने फ़लाँ को टिकट मिलना है तो उसको मिलेगा। और फिर क्या होता है कि वो फिर जो अपने वर्कर्स उनके होते हैं या उस इलाके के लोग होते हैं वो उनकी खिदमत नहीं करता, वो खुशामद अपने बॉस की करता है जिसने टिकट देना है। तो वहाँ पे यूरोप में ये होता है कि जो हल्का है जिसका MNA MPA का, वहाँ जो पार्टी के मेंबर होते हैं, पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि उनका MNA का और MPA का कैंडिडेट जो है वो कौन होगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने जो है जंग थी इराक़ की, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, बड़ी सख्त अपने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तकरीर की। जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो मैंने सख्त तकरीर की, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया।
इसलिए कि मुझे पता था कि प्राइम मिनिस्टर मेरा टिकट नहीं बिगाड़ सकता, मेरी एमपीशिप मुझसे नहीं ले सकता। तो हमें भी यही निज़ाम अगर हम इस मुल्क में लेके आएंगे कि हमारे जो MNA MP हैं उनको पता हो कि उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो पार्टी के कारकुन करेंगे, पार्टी के मेंबर करेंगे, तो फिर उनको लीडरों की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी और फिर वो लीडरों के ग़ुलाम भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ और इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी में ये सिस्टम जो है वो जमहूरी सिस्टम लेके आएंगे। तो अब मैं अपनी पार्टी में जनाब डॉक्टर शकील अख्तर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है कि ये सियालकोट की माशाल्लाह बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और ये इन्होंने डॉक्टर हैं फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के विद एडवांस डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो ये सारी माशाल्लाह हमारे लिए मैं समझता हूँ जी जनाब फरीदुद्दीन मसूद एडवोकेट साहब सियालकोट से। तो मैं जनाब आपको अपनी पार्टी में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया में शैडो कैबिनेट्स बनती हैं, तो हमारे पास चूँकि इतने MNA नहीं हैं हम उसको शैडो कैबिनेट कहें, लेकिन हमारे शैडो स्पोक्स पर्सन होंगे। और अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें लीगल रिफॉर्म्स में एक एक्सपर्ट हमें दे दिया है और जिसमें हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस मुल्क का अदलो इंसाफ का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है, यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, प्रोसिक्यूशन कैसे ठीक होनी चाहिए, जुडिशरी रिफॉर्म्स क्या हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम जमातों को भी ये दावत देंगे, काम हम करेंगे, सारी मैनिफेस्टो हम बनाएंगे कि इस मुल्क की पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए, अदलो इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में कैसे होना चाहिए, इस मुल्क का हेल्थ सिस्टम कैसे होना चाहिए। मैं हेल्थ सिस्टम के सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया में GP सिस्टम है, हर बंदा जो फैमिली का है उसका अपना डॉक्टर है, लेकिन पाकिस्तान में मैं 5 साल 10 साल से यहाँ पर हूँ, बेग कर कर के थक गया हूँ कि भाई खुदा के लिए वो सिस्टम लाओ। और उसका फ़ायदा ये होगा कि देखें उसमें पर पॉपुलेशन जो है एक डॉक्टर होता है फैमिली का, और उसके पास पूरा फिर डाटा होता है इस फैमिली का कि इसको डायबिटिक है या इसको कौन सी मर्ज़ है, वो परमानेंट उसका डॉक्टर होता है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स उसके होते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी होगा कि तमाम डॉक्टर जो हैं वो शहरों का रुख नहीं करेंगे, बल्कि फिर गाँव में उनके जितने पेशेंट होंगे वो वहाँ भी रहेंगे। लेकिन आज तक हम पाकिस्तान में वो जो GP सिस्टम है वो नहीं लेके आ सके हैं। तो इस तरीके से हम एजुकेशंस में आपको इंशाल्लाह रिफॉर्म देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहा है। और फिर आपका सबसे बड़ा इस वक्त मसला यह है कि कर्जा पाकिस्तान पे बहुत बढ़ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारा इनकम्पिटेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह है कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पाकिस्तान में एक एक फील्ड में इतनी सलाहियत है कि मुल्क का सारा कर्जा उतर सकता है। और मैं सिर्फ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 1 महीने में 50 से ज़्यादा CEO जो हैं उनसे मीटिंग की है कि पाकिस्तान का कर्जा किस तरीके से उतारा जा सकता है। और फिर मैंने रियल स्टेट के कुछ नेक लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं रियल स्टेट में। तो जिस मुल्क में एक मरला ज़मीन 1 करोड़ की बिकती हो, तो उस मुल्क में $100 बिलियन तो 2 लाख एकड़ से आप जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर लैंड उसको तबाह किया जाए और ये जो है लैंड माफिया इससे पैसे कमाए। तो ये ऐसी बहुत सी ज़मीनें पाकिस्तान में पड़ी हैं, जैसे कल्लर कहार है, इस्लामाबाद के नज़दीक पहाड़ हैं, जहाँ पर ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसमें एग्रीकल्चर को भी नुकसान ना हो और डॉलर लोग इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इसलिए लंबा मैं ज़्यादा प्रोग्राम तो यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले महीनों में हम हर फील्ड में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के वो भी बताएंगे और इनके जो सॉल्यूशंस हैं, सबसे बड़ी बात जो है सॉल्यूशंस हैं, वो भी बताएंगे। मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है, अफसोस भी है कि मैंने 40 साल बरतानिया में सियासत की, वहाँ पर मैं ग्लासगो सिटी काउंसिल रहा,
मैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, वह पहला नॉन वाइट पर्सन था जो किसी सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था। मैंने चाइल्ड पावर्टी पे वहाँ पे जो है इंक्वायरियाँ की, मैंने बैंकिंग क्राइसिस पे की, मैंने जो है एनर्जी पे की, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी की एक्सपर्टी से कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई फ़ायदा लेने के लिए नहीं तैयार। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इस मुल्क में काम ना करें तो आप बहुत हर्ज़ल। और मैं आपको ये बात आज बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि नून के दौर में अगर मैं 11 बजे दफ्तर आता, 1 बजे वहाँ घर चला जाता या उधर रहता, अपनी लाइफ को एंजॉय करता, तो मेरा कोई पाकिस्तान में मुखालफत नहीं था और मैं कोई मुझे उसी पार्टी में रह। अगर मैं यही काम पीटीआई में करता और क्रिटिसाइज़ ना करता जो चीज़ें गलत हो रही थी, तो फिर मुझे पीटीआई में भी आज होता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो काम करता है उसके दुश्मन बनते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो नहीं करता उसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मैंने अल्लाह ताला को अपना हिसाब किताब का जवाब देना है। मेरा माजी गवाह है, मैं किसी शख्स के साथ भी, किसी लीडर के साथ भी जो ये कहे कि उसने चौधरी सरवत से पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, मैं उसके लिए टीवी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर फ़र्द वाहद अपनी मेहनत करके 200 से ज़्यादा MEPs को मैंने कन्विंस किया और पाकिस्तान को GSP प्लस ला के दिया, जिससे पाकिस्तान को $20 बिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। अब भी हम लोग वहाँ पर लॉबी कर रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान को GSP प्लस जो है मिल जाए। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कश्मीर की जद्दोजहद के लिए, फ़लस्तीन की जद्दोजहद के लिए हम काम किया है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुझ पे एतमाद किया है और मैं 18 घंटे काम करूँगा, 20 घंटे काम करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि चौधरी शुजात साहब और अपनी जो नेशन है, कौम जो है, उनके एतमाद पे मैं पूरा जो है वो उतरूँ। तो इसके अलावा हमारे जो हैं, आज एक और भी अनाउंस करता हूँ कि हमारे मियाँ इफ्तिखार आरफ साहब इंशाअल्लाह ये जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं वेस्ट पंजाब से, और हमारा ये मीडिया में एक्सपर्टीज़ हैं, तो वहाँ पर मीडिया इशूज़, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह वहाँ पर देखेंगे। हम बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं इसके लिए कि हम अगर लोगों को अपॉइंट कर दें तो फिर हटाना मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि बहुत तस्दीक के बाद, बहुत रिसर्च के बाद अपने लोगों को, अपनी टीम को तैयार करें। फिर हम आपस में ये भी नहीं है कि मैं अनाउंस कर दूं, हम जो हैं दोस्त मशावरत भी करते हैं और इंशाअल्लाह हम इस पार्टी को मशावरत के साथ लेके चलेंगे। तो अब मेरा ख्याल आप बात कर लें, फिर हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात करें। नहीं, शाफी साहब तुम इधर आ जाओ, मैं इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी ये सियालकोट से डॉक्टर शकील अख्तर साहब, इनका बड़ा नाम है और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, और इन्होंने हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन किया आज। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हम मीटिंग्स कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिनकी लोगों की जो कोई अच्छी रिप्यूट है और वहाँ पर वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों को आगे लाया जाए। अक्सर ये होता है कि किसी को नोटिफिकेशन देने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता लगता है कि वो फ़लाने शख्स को या फ़लाने सियासतदान को सही नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो उसमें हमने यही किया है कि हम जिनको भी दे रहे हैं नोटिफिकेशन ओहदे दे रहे हैं, हमने उनको यही कहा है कि 3 महीने हैं और 3 महीनों में जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाएं, और अगर आपने वो परफॉर्मेंस ना दिखाई तो आपको जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज जो है 3 मई है, सहाफ़त का दिन है, तो उस हवाले से कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो मैं करना चाहूँगा।
उसमें सबसे पहले ये है कि जी पाकिस्तान में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ओवरऑल ऑब्वियसली जर्नलिज़म बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जी कोई भी जर्नलिस्ट हो वो ये ना देखे कि कौन सी पार्टी है या कौन सा उसका किसी का कोई रिलीजन है या क्या, जो भी सच्चाई है उसको सामने लेके आना चाहिए। कई ऐसे भी होते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं या किसी और चीज़ में आ जाते हैं, तो उन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। अब जिस तरह काफ़ी साफ़ी भाइयों को पता है कि मैंने भी रिसेंटली एक चैनल को एक लाइव इंटरव्यू दिया है, अभी परसों की बात है गालिबन। तो उसमें जो मैंने बातें की, जिस तरह अभी सरवर साहब ने मेंशन किया है, मैंने उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की, उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की बातें की, उसमें मैंने करप्शन की बातें की उस इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू जो है जो मैंने दिया और जो बातें की, मतलब कि मैं समझता हूँ कुछ यूथ ऐसी होगी पाकिस्तान की कि उनको अब ये बातें अच्छी नहीं लग रही, करप्शन के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर या पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। अब एक शख्स है जी, वो स्पेन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े करके और 25% 30% कमीशन लेके, और उसने मेरे इस इंटरव्यू का मजाक उड़ाया अपने ट्विटर अकाउंट में। मतलब कि यहाँ तक ये सोच आ गई हुई है कि जो सही बात भी करेगा उसका भी मजाक उड़ेगा। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ जो परसों ये सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इस इंटरव्यू को एक मजाक के तौर पे लिया। मतलब कि हमारा माशरा जो है वो इस ज़हनियत का हो गया हुआ है कि अब जो भी शख्स सही बात करेगा, जो शख्स बात करेगा आने वाली यूथ का, जो शख्स बात करेगा हकीकत का, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक ये चीज़ है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को और जर्नलिस्ट को कि आप सबको चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें भी जो हो रही हैं या जो कुछ हैं उनको भी दिखाया जाए, और कोई भी जो ख़बर है उसको हमेशा डबल चेक कर लिया जाए। डबल चेक किए बगैर जो ख़बर चलाई जाती है वो हमेशा उसका जो है नुकसान होता है हर एक को। तो हमेशा डबल चेक करना चाहिए और अपना बैलेंस रोल आप लोग प्ले करें सोसाइटी के अंदर, ताकि जो है सहाफ़त का जो है बड़ा एक मेन रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। तो इस चीज़ के बारे में जो है ना बड़ा सीरियसली जो है सोचा जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। चल जाओ तो इधर आ जाओ। हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी चोई साहब ने जो आपके सामने लीगल रिफॉर्म्स की बात की है, तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है वो लीगल रिफॉर्म की सूरत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करके देगी जो तमाम सियासी जमातों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसके रेलेवेंट पाकिस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं उन्हें भी हम उसे शामिल करेंगे, ताकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जो तमाम सियासी जमातें उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। चाहे कोई भी सियासी जमात जो है इक़्तिदार में आए, उसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। उसे ये एतराज़ नहीं होगा कि किसी जमात ने उसके ऊपर एग्री किया या नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चौधरी सरवर साहब की क़यादत में ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जमा हो सकती हैं और इस मुल्क के लिए मुख्तलिफ़ एरियाज़ में वो चार्टर बना सकती हैं, मुख्तलिफ़ रिफॉर्म्स कर सकती हैं। ये चोई साहब में कशिश है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है इसके साथ है, चोई साहब के साथ और शाफे साहब के साथ। इंशाअल्लाह इसमें हम पूरी भरपूर मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे सारी सियासी जमातें कबूल करेंगी। शुक्रिया। इधर आ जाओ, कुछ सवाल जवाब भी करने।